Good morning, good morning, good morning, everybody. Everyone, warm welcome. Let me quickly check if we are live. Okay. All right. Okay, good morning. आस्था पटेल मैम, आई एम फ्रॉम नेपाल. आप नहीं भी बोलते तो मुझे आपके सरनेम से पता चल जाता. आ जाओ. अ वेरी गुड मॉर्निंग. हाउ इज एवरीबडी डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू ऑल आर डूइंग गुड. तो आज वैसे हमारी क्लास जो है वो ऐप के ऊपर होने वाली थी, लेकिन कल संडे था तो टीम अवेलेबल नहीं थी, तो आज का क्लास मैं ऐप पे नहीं ले पाई बिकॉज वो शेड्यूल नहीं हो पाया. तो आज का क्लास मैं फिर से यूट्यूब पे ले रही हूँ, लेकिन कल से क्लास ऐप के ऊपर है. एक्चुअली मैं वैसे तो आज ही ले लेती, लेकिन बिकॉज टीम कल छुट्टी पे थी तो मैं आज शेड्यूल नहीं करवा पाई. कोई बात नहीं, अच्छा है. हमारी जो यूट्यूब पे जो बच्चे हैं उनका भी यूनिट 3 मेरे साथ हो जाएगा. फिर उसके बाद अब कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं. कल जो है बेटा हम, क्योंकि हमने आज यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा. यूनिट 3 तो छोटा ही है, तो यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 हो जाएगा. उसके बाद अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और रोज मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा भी रही हूँ. आई होप आप उसको फॉलो कर रहे हो. अगर कोई बच्चा उसे फॉलो नहीं कर रहा है बेटा, प्लीज फॉलो कर लो. तुम्हारे लिए कर रही हूँ और किसी के लिए नहीं कर रही हूँ, है ना. तो आपके लिए रोज एक क्वेश्चन मैं लिखकर रात को एक वीडियो भी डाल देती हूँ. तो सभी बच्चे प्लीज वो क्वेश्चन मेरे साथ लिखा करें. एंड कल जो है वो हम क्या करने वाले हैं, कल हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तीनों यूनिट्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे. लेटेस्ट क्वेश्चंस, लेटेस्ट आरटीपीज एमटीपीज के जो क्वेश्चन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, या जो मुझे थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं या मुझे थोड़े ट्रिकी लगते हैं, वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम क्या करने वाले हैं, कल की क्लास में करने वाले हैं. तो यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3, आज यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा तो हम कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे. तो आज की जो डेट है बेटा, आज की डेट है 17 तारीख, तो 18 तारीख कल है. 18 तारीख को पार्टनरशिप एक्ट खत्म हो जाएगा एंड 19 से हम कंपनीज एक्ट की स्टार्ट करेंगे. कंपनीज एक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. 19, 19, 20, 21 3 दिन लगेंगे कंपनीज एक्ट को मुझे पढ़ाने में. और 22 को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगेन, किसका? कंपनीज एक्ट का. और फिर इस महीने एक और एक्ट हमें करना है, वो है सोगा. सोगा को मैं थोड़ा सा धीरे लूंगी क्योंकि सोगा के अंदर 4 यूनिट्स है, तो धीरे धीरे करके हम इसी मंथ में सोगा भी कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. तो पार्टनरशिप एक्ट आज अपने खत्म करते हैं, उसके बाद फिर कंपनीज, फिर सोगा, फिर अगले महीने दिसंबर के फर्स्ट वीक में 2 एक्ट लेंगे, एलएलपी नेगोशिएबल. और फिर जो हमारा पूरा दिसंबर एक ही एक्ट चलेगा वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है. चलिए. ओके मैडम, ये 1999 वाला बैच ही एनरोल करना है ना? हाँ जी बेटा. रचिता बोल देती हूँ, रचित अग्रवाल. आपको 1999 वाला ही बैच है बेटा ये. अब अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो थोड़ा सा जल्दी कर लो, क्योंकि आपको बुक्स फिर कब भेज पाएंगे बेटा, अब आपके एग्जाम्स हैं, है ना. अब आपको डिसीजन लेना है तो ले लो. देखो, कोई प्रेशर नहीं है बेटा किसी भी बच्चे पे. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लॉ में कमजोर है, आप अगर आपको लगता है कि मैडम मेरी लॉ की तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हुई, तो आप ये बैच में एनरोल कर लो. और एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर किसी को करना है तो अभी कर लीजिए. 10 दिन बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हम आगे सिलेबस में बहुत आगे बढ़ जाएंगे. क्योंकि बेटा ये फास्ट ट्रैक बैच है, ये रेगुलर बैच नहीं है कि अभी हम धीरे धीरे एक ही एक्ट को 10 दिन तक चलाते रहेंगे. नहीं, ये थोड़ा सा फास्ट ट्रैक बैच है, क्योंकि एग्जाम को फोकस करते हुए ये बैच हम लेकर आ रहे हैं, है ना. और अगर आप 10 दिन बाद एनरोल करोगे तो कब टीम आपको बुक्स भेजेगी? जब तक आपको बुक्स भेजेंगे तब तक आपके तो एग्जाम का टाइम आ जाएगा. तो थोड़ा सा फास्ट. ठीक है. ओके.
वो मिल ही नहीं रहा है ऐप पे, बेटा आपको पहले एनरोल करना पड़ेगा उसमें। आप वेबसाइट पे जाके बैच को एनरोल कर सकते हो और उसके बाद टीम आपको ऐप के क्रेडेंशियल्स दैट इज यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कर देगी। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यूनिट नंबर 3 आ जाओ बेटा। एवरीवन लेट्स गेट द सेशन रोलिंग एंड लेट्स गेट द सेशन स्टार्टेड। चलो यूनिट नंबर 3 ओके आ जाओ, मैं मेरे नोट्स खोलती हूं। एवरीबडी, सबसे पहले मैडम यूनिट नंबर 3 किसके बारे में बात करता है? देखो सबसे अच्छी चीज फर्म के रजिस्ट्रेशन के बारे में। अरे भाई धंधा किया है, फर्म चालू किया है तो रजिस्टर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना तो चाहिए। देखो अगर आप किसी के साथ भी मिलकर कोई भी काम करते हो तो फर्म को रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं? सरकार के पास जाके आपको फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए कि नहीं? करवाना चाहिए कि हमने ऐसी ऐसी एक फर्म बनाई है, इन लोगों ने मिलकर एक फर्म बनाई है, सरकार को बताना चाहिए। पर कहता है ये मैंडेटरी नहीं होता, सबको पता है मैंडेटरी नहीं है टू रजिस्टर द फर्म। अब देखो कानून बोलता है करवाना तो चाहिए, पर हम जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, ये आपके ऊपर है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर द फर्म। करवाना चाहिए पर मैंडेटरी भी नहीं है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर द फर्म। अब मैडम प्रोसेस क्या होता है रजिस्ट्रेशन का? प्रोसेस क्या होता है? मान लो बेटा तुम एक फर्म के पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो तुम, ए बी सी डी, तुम्हारा नाम है मिस्टर ए। अब तुमको अगर फर्म रजिस्टर करवानी है तो प्रोसेस क्या होता है? कहता है पार्टनर क्या करेगा, एक एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, फर्म को रजिस्टर करने के लिए आप एक एप्लीकेशन भरोगे इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद फीस। तो आप क्या कर रहे हो, फॉर्म एक पर्टिकुलर फॉर्म में फीस के साथ आप एक एप्लीकेशन भरोगे। एक एप्लीकेशन भरनी पड़ती है, एप्लीकेशन का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बताया गया सरकार ने कि इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। उस फॉर्म के साथ आपको थोड़ी फीस भी अटैच करनी पड़ती है और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास ये फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ता है। तो कहता है आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर आप एक, मैं मान लो मेरी फॉर्म रजिस्टर करवाना चाहती हूं तो मेरे को एक एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा, जिस एप्लीकेशन का अलग से एक फॉर्म बताया गया है कि ये एप्लीकेशन इस फॉर्म में भरनी है। उसके साथ फीस देनी पड़ेगी और किसको देनी पड़ेगी, आरओएफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को देना पड़ेगा। अच्छा अब बेटा मैडम ये जो एप्लीकेशन होती है, जो हमको एक पर्टिकुलर फॉर्म में एप्लीकेशन भरना पड़ता है, तो ये एप्लीकेशन में हम क्या क्या लिखते हैं? बेटा आप अपनी फर्म के बारे में सारी जानकारी देते हो कि आपकी इस एप्लीकेशन में आप बताते हो कि आपकी फर्म का नाम क्या है, आपके जो पार्टनर्स हैं उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, आपकी फर्म कहां पे आपने खोली है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पार्टनरशिप, आपने किस दिन पार्टनरशिप को चालू किया, पार्टनर्स ने कब ज्वाइन किया। तो ये सारी बातें आप क्या करते हो, इस फॉर्म में लिखते हो। क्या कि फर्म का नाम क्या है, पार्टनर्स का नाम क्या है, पता क्या है, फर्म कहां खोली, तो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, किस दिन पार्टनरशिप चालू की, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पार्टनरशिप, ये सारी डिटेल्स आप इस एप्लीकेशन में डाल देते हो। ठीक है, ओके। रजिस्ट्रार को आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो। रजिस्ट्रार क्या करता है, रजिस्ट्रार एप्लीकेशन को गो थ्रू करता है, पूरा एप्लीकेशन पढ़ता है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार रिकॉर्ड कर देता है एंट्री इन हिज रजिस्टर। अगर रजिस्ट्रार को सब ठीक लगता है तो वो एंट्री मार देता है रजिस्टर ऑफ फर्म्स में, वो क्या करता है, एंट्री मार देता है। आरओएफ क्या करता है, रजिस्ट्रार क्या करता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म क्या करता है, उसके पास एक रजिस्टर होता है, तो उस रजिस्टर में आपके फर्म की नाम की एंट्री मार देता है। रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड एन एंट्री इन हिज रजिस्टर, अपने रजिस्टर के अंदर वो आपके फर्म की एंट्री मार देता है कि ये नई फर्म बनी है, तो ही शैल रिकॉर्ड द एंट्री इन हिज रजिस्टर, और आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है रजिस्ट्रेशन का, बधाई हो आपकी फर्म रजिस्टर हो गई। तो रजिस्ट्रार क्या करता है बेटा, सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद, अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि बधाई हो, फर्म को क्या कर दिया है, रजिस्टर कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, क्या, एनी सब्सिक्वेंट चेंज, मान लो कुछ साल बाद जाकर आपकी फर्म का नाम बदल गया, या आपकी फर्म जहां पे बिजनेस करती है वो जगह बदल गई, या फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया, मान लो कोई नया पार्टनर आ गया या एग्जिस्टिंग वाला छोड़कर चला गया, तो आपको फिर से रजिस्टर करवाना पड़ता है, आपको फिर से जाके रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। इट इज इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। क्या, आगे जाके फर्म का नाम बदल गया, या फर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस बदल गया, या फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया। कॉन्स्टिट्यूशन बदलना मतलब
आप जो बिजनेस कर रहे थे उसके अलावा कोई बिजनेस करने लग गए, नया पार्टनर आ गया, पार्टनर छोड़कर चला गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है। तो कहता है जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा या फर्म का नाम बदलेगा या प्लेस ऑफ बिजनेस बदलेगा तो दोबारा आप जाके क्या करोगे, उसको रजिस्टर करोगे, शैल बी रजिस्टर्ड, ठीक है, वापस से रजिस्ट्रेशन करवाओगे। तो ये प्रोसेस होता है क्या, रजिस्ट्रेशन का। तो अगर मैं इसको छोटे में लिखूं, इधर आ जाओ, तो मैं लिखूं क्या, एवरीबडी, चलो मैं यहां लिखती हूं एवरीबडी। तो मुझे बताओ, अब आपके दिमाग में आना चाहिए क्या होता है प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का बेटा। ये एक पार्टनर है, पार्टनर क्या करेगा मैम, पार्टनर एक एप्लीकेशन फिल करेगा। ये जो एप्लीकेशन होती है ये किसमें होती है, ये एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होती है एंड आपको एप्लीकेशन के साथ फीस भी देनी पड़ती है। ये आप किसके पास देते हो, ROF, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास देते हो। अच्छा, इस एप्लीकेशन में आप क्या क्या लिख के बताते हो, आप बताते हो आपकी फर्म का नेम क्या है, आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो क्या है, आपके पार्टनर्स का नाम एंड एड्रेस आप बताते हो। उसके अलावा और क्या बताते हो बेटा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पार्टनरशिप, आपने कब पार्टनरशिप ज्वाइन किया, कब बनी पार्टनरशिप, ये सारी चीजें आप बता देते हो। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स क्या करता है, उसके पास एक रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रार उस रजिस्टर में क्या कर देता है, आपके फर्म की एंट्री मार देता है और आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये प्रोसेस होता है बेटा फर्म को रजिस्टर करवाने का, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ऑल राइट, ओके, चलिएगा, समझ गए सारे बच्चे, हाँ जी मैडम। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब ये क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म शैल बी डन विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कहता है फर्म बनाने के 1 साल में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म शैल बी डन विद इन 1 year फ्रॉम द, वैसे मैंडेटरी है क्या, जरूरी है क्या, नहीं मैंडेटरी तो नहीं है, पर कर लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपको फर्म बनाने के 1 साल के अंदर कर देना चाहिए, और अगर आप नहीं करते तो फिर आपके ऊपर एक पेनल्टी भी लगती है। कितनी है, मात्र 100 रुपए पर साल अगर आप डिले करोगे। कहता वैसे मैंडेटरी देखो कुछ भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप डिले करते हो, कहता है आपको 1 year में कर देना चाहिए, अगर आप डिले करते हो तो 100 रुपए प्रति साल का तुमको पेनल्टी भी लगेगा। बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, 100 रुपए प्रति साल बोला है, ठीक है, पर ईयर बोला है, ठीक है, ओके। चलिए, अब मैडम एक बात बताओ, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर मान लो मैडम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर क्या होगा, मैंडेटरी तो नहीं है ना रजिस्ट्रेशन करवाना, तो नहीं करवाया तो कहता है अगर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो कहता है देखो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो पढ़ लेते हैं। फर्म और पार्टनर विल नॉट बी एबल टू फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अरे थर्ड पार्टी अगर तुम्हें कोई चकमा लगा दे, थर्ड पार्टी तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तोड़ दे, तो तुम कोर्ट के पास नहीं जा पाओगे, तुम कोई केस फाइल नहीं कर पाओगे। तुम या तुम्हारा कोई भी पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता, चाहे थर्ड पार्टी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ दे, तुम उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर पाओगे। अच्छा, लेकिन थर्ड पार्टी तुमको सू कर पाएगी क्या, यस, बिंदास सू कर पाएगी, थर्ड पार्टी तुम पे केस कर पाएगी, तुम थर्ड पार्टी पे, चाहे थर्ड पार्टी तुम्हारे साथ कितना भी बुरा कर दे, तुम थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर पाओगे। अच्छा, उसके बाद नो रिलीफ फॉर सेट ऑफ, कैन क्लेम रिलीफ अप टू ₹100। आप कोई सेट ऑफ भी क्लेम नहीं कर पाओगे, आप सेट ऑफ ही नहीं क्लेम कर पाओगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैडम सेट ऑफ नहीं क्लेम कर पाओगे का क्या मतलब होता है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। लेट्स से ये फर्म है, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी है। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है समझना, ये फर्म है और ये थर्ड पार्टी है। मान लो थर्ड पार्टी को, फर्म को 1 करोड़ रुपया देना है। कितना देना है, थर्ड पार्टी को, फर्म को 1 करोड़ रुपया देना है, और फर्म को कितना देना बाकी है, फर्म को मान लो 3 करोड़ रुपया देना बाकी है, ठीक है।
अब मान लो फर्म 3 करोड़ रुपया नहीं चुका रहा है, ये जो फर्म है ये 3 करोड़ रुपीस थर्ड पार्टी को नहीं दे रहा है, तो थर्ड पार्टी ने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया कोर्ट में। अब कोर्ट ऑर्डर पास कर रही है, कोर्ट ऑर्डर दे रही है, फर्म आप थर्ड पार्टी को पैसा दो, फर्म थर्ड पार्टी टीपी को पैसा दो, कितना, 3 करोड़। फर्म कह रही है अरे इन लोग को भी तो हमें 1 करोड़ रुपया देना है ना, फर्म कह रही है अरे थर्ड पार्टी को 1 करोड़ देना बाकी है, तो मैं एक काम करता हूं 3 करोड़ में से 1 करोड़ कम करके 2 करोड़ रुपए थर्ड पार्टी को देता हूं, क्योंकि हमें आना भी तो है, थर्ड पार्टी से आना बाकी है 1 करोड़ रुपया, तो हम क्या कर देते हैं, सेट ऑफ करके ये रुपया दे देते हैं। लेकिन कोर्ट सेट ऑफ अलाउ नहीं करेगा, कोर्ट बोलेगा अच्छा 3 करोड़ में से तुम 100 रुपया सेट ऑफ कर लो और बाकी का दे दो। मैडम क्या बात कर रहे हो, हाँ, तो कहता है अगर आपने अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं किया तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा सेट ऑफ का, आप सिर्फ 100 रुपया तक सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। व्हाट, यस, तो नो रिलीफ फॉर सेट ऑफ, कैन क्लेम रिलीफ अप टू ₹100 ओनली। अच्छा, और एक और चीज बोली गई है, अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म, आपकी फर्म रजिस्टर्ड है क्या, नहीं, तो आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर हो, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते फर्म या अदर को पार्टनर्स के अगेंस्ट। मतलब कल चलकर अगर फर्म ने तुम्हें धोखा दे दिया या तुम्हारे को पार्टनर्स ने तुम्हें धोखा दे दिया, तो पार्टनर तुम भी अलर्ट हो जाओ, तुम भी एक अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर हो और तुम कोई एक्शन नहीं ले पाओगे, ना तो फर्म ना तो अपने को पार्टनर्स पे। तो ये होता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो मुझे बताओ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले तुम थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी तुम्हें सू कर सकता है, यू कैनॉट क्लेम रिलीफ ऑफ सेट ऑफ, यू कैन ओनली क्लेम रिलीफ अप टू ₹100 एंड यू आर अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म, तो you cannot bring or you cannot take an action against firm or your other co-partners। तो ये होता है consequences of non registration of firm। अच्छा, अब आगे कहता है however non registration shall not affect, कहता आपने फर्म को मान लो रजिस्टर नहीं भी किया तो ये चीजें तो बदलेगी नहीं। कहता अगर मान लो आपने फर्म को रजिस्टर नहीं किया, क्या नहीं, तो कुछ चीजें तो सेम रहेगी। क्या चीजें सेम रहेगी, थर्ड पार्टी तो तुम्हें फिर भी सू कर पाएगा। देखो तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो कुछ चीजें नहीं बदलेगी, कौन सी चीजें, थर्ड पार्टी तो तुम्हें फिर भी सू कर पाएगा, तुम क्लेम कर पाओगे सेट ऑफ अप टू ₹100, 100 रुपए तक का। तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया क्या, कोई बात नहीं, 100 रुपए तक का तो तुम फिर भी क्लेम रिलीफ क्या कर सकते हो, सेट ऑफ ले सकते हो। अच्छा, और पार्टनर्स कैन सू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनर्स इतना हक तो आपके पास है कि फर्म को बंद करने के लिए आप सू कर सकते हो, उतना तो आप कर सकते हो। पार्टनर्स कैन सू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, आपको फर्म बंद करवानी है, डिसॉल्व करवानी है, तो उसके लिए आप सू कर सकते हो। पार्टनर्स कैन सू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड टू सेटल अकाउंट्स और रियलाइज प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व फर्म, डिसॉल्व फर्म के अकाउंट्स को सेटल करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी जो भी डिसॉल्व फर्म में आपकी प्रॉपर्टी है उसको रियलाइज करने के लिए सू किया जा सकता है। तो कहता है पार्टनर्स, आप को पार्टनर्स को, फर्म को तो सू नहीं कर सकते, पर हाँ फर्म को डिसॉल्व करने के लिए सू कर सकते हो, डिसॉल्व फर्म का अकाउंट्स प्रॉपर्टी सेटल करने के लिए आप सू कर सकते हो, इतना तो आप सू कर सकते हो। अच्छा, आपकी फर्म रजिस्टर्ड है क्या, आपकी फर्म रजिस्टर्ड है क्या, नहीं, नहीं रजिस्टर्ड है। अगर आपके किसी पार्टनर का दिवालिया निकल गया, अगर आपका कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया, तो जो भी ऑफिशियल रिसीवर होगा, इनसॉल्वेंट पार्टनर का जो भी ऑफिशियल रिसीवर होगा, उसके पास पावर होगी कि वो इनसॉल्वेंट पार्टनर की प्रॉपर्टी को रिलीज करवा पाए। देखो अगर कल चलकर मिस्टर ए का दिवालिया निकल गया, मिस्टर ए इनसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट ने मिस्टर ए को एडजुडिकेट कर दिया एज एन इनसॉल्वेंट, तो फिर कौन अपॉइंट होगा, कोर्ट किसको अपॉइंट करेगी, ऑफिशियल रिसीवर को। ऑफिशियल रिसीवर का काम क्या होता है, इस पर्टिकुलर आदमी की प्रॉपर्टीज को बेचना और उसकी लाइबिलिटीज को चुकाना, ये ऑफिशियल रिसीवर का काम होता है। तो कहता है ऑफिशियल रिसीवर आपकी प्रॉपर्टी को फर्म से रिलीज करवा सकता है, चाहे आपकी फर्म रजिस्टर हो नहीं हो, मतलब नहीं है। ठीक है, ओके, सारे बच्चे आ जाओ। तो अब एक बार फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, 4 कॉन्सिक्वेंसेस। आप सू कर पाओगे क्या टीपी को, नहीं कर पाओगे। क्या टीपी आपको सू कर पाएगा क्या, हाँ। अच्छा, आप पार्टनर हो किसके, आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर हो,
तो आप सू नहीं कर सकते फर्म को या को पार्टनर्स को सू नहीं कर सकते। हाँ, आप रिलीफ भी क्लेम नहीं कर सकते, सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। रिलीफ ओनली अप टू ₹100 आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। अच्छा, नॉन रजिस्ट्रेशन शैल नॉट अफेक्ट, कुछ चीजें तो इफेक्ट होएगी नहीं, चाहे तुम रजिस्टर करो नहीं करो, नॉन रजिस्टर्ड भी रहो, तो कुछ चीजें इफेक्ट नहीं होगी। क्या होती है वो कुछ चीजें? कुछ चीजें ये होती है कि थर्ड पार्टी आपको फिर भी सू कर पाएगा। यू कैन क्लेम द रिलीफ ऑफ सेट ऑफ अप टू ₹100। पार्टनर्स सू कर सकते हैं किसके लिए? फॉर डिसोल्यूशन एंड टू सेटल द अकाउंट्स और रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म। जो भी ऑफिशियल रिसीवर होगा किसका? इंसॉल्वेंट पार्टनर का, वो ऑफिशियल रिसीवर के पास पावर होगी टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। सारे बच्चे समझ गए क्या? सर अक्षत, पहले तो मैं सर नहीं हूं, दूसरी बात अक्षत ये इंटर की क्लास नहीं है, फाउंडेशन की क्लास है। आपका टोटल जाना चाहिए अक्षर 150, तो आप उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो। अगर कॉस्ट में एग्जाम्पशन है तो आई डोंट नो आपका कितना एग्जाम्पशन है, तो बाकी दो में आप इतना स्कोर कर लो कि आपका एग्रीगेट निकल जाए। चलिए, सारे बच्चे समझ गए क्या? वेरी वेरी इजी क्या? ओके। अब आ जाओ, फर्म डिसॉल्व करने में और पार्टनरशिप डिसॉल्व करने में कोई फर्क होता है क्या? सारे बच्चे मेरे को बताओगे। ओहो, ये क्या हो गया? मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? दोनों में कोई फर्क है क्या? एक तो फर्म ही डिसॉल्व कर देना, एक पार्टनरशिप डिसॉल्व करना, क्या दोनों में फर्क है? बिल्कुल। कहता है देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पहला कहता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पर अगर पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो जरूरी नहीं है फर्म बंद हो रही हो, मे और मे नॉट डिसॉल्व दी फर्म। कहता है अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई, लेकिन हाँ, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जरूरी नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व हो जाए, मे और मे नॉट डिसॉल्व दी फर्म। ठीक है, पहली चीज तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, फर्म डिसॉल्व मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व। जरूरी नहीं है पार्टनरशिप खत्म तो फर्म भी खत्म, नहीं। अच्छा, फर्म जब आप बनाते हो, सारे बच्चे मेरे को बताना, एक मिनट। हाँ बेटा जी, सारे बच्चे मेरे को बताएंगे, जब आप फर्म बनाते हो, फर्म का बिजनेस चालू करते हो, तो सबसे पहली क्या चीज चाहिए होती है? बुक्स। फर्म जब बनाते हो, बिजनेस चालू करते हो, तो सबसे पहली चीज क्या होती है? बुक्स। ठीक है, तो फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, फर्म बंद, फर्म डिसॉल्व मतलब बुक्स ही बंद हो गई। लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, उससे फाइनल क्लोजर नहीं होता, बुक्स बंद नहीं होती, इट डज नॉट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स। अब फर्म ही बंद हो रही है तो बुक्स ही क्लोज हो जाएगी। अच्छा, जब आप बिजनेस चलाते हो तो सबसे पहले क्या खोलते हो? बुक्स। अच्छा, बिजनेस के ऊपर दूसरा पॉइंट है, फर्म डिसॉल्व हो रही है मतलब बिजनेस ही वाइंड अप हो रहा है, बिजनेस ही क्या हो रहा है? वाइंड अप हो रहा है। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, आप एसेट्स को बेच के लाइबिलिटीज चुका रहे हो, बिजनेस ही वाइंड अप हो रहा है। फर्म बंद हो रही है मतलब बिजनेस क्या हो रहा है बेटा? वाइंड अप हो रहा है, आप एसेट्स को बेच के लाइबिलिटीज चुका रहे हो। लेकिन यहां पे पार्टनरशिप में फर्म का क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्टनरशिप में कोई बदलाव आ रहा है, पार्टनरशिप मान लो 2 पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं, तो यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का। यहाँ पे फर्म बंद नहीं हो रही, बिजनेस वाइंड अप नहीं हो रहा, बिजनेस तो चल ही रहा है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जा रहा है। ठीक है, ओके। अब कहते हैं फर्म डिसॉल्व होना मतलब क्या? डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस ही बंद हो रहा है, बिजनेस डिसकंटिन्यू मतलब बिजनेस वाइंड अप हो रहा है ना, तो बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे इट डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस का डिसकंटिन्यूएशन नहीं होता है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है कोर्ट। कोर्ट क्या फर्म को ऑर्डर पास करके डिसॉल्व कर सकता है क्या? यस, अ फर्म में बी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट बोलेगा ये फर्म बंद करो तो करनी पड़ेगी। हाँ, पार्टनरशिप कैन नॉट बी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट बोलेगा क्या ये इस पार्टनर को हटाओ? नहीं। तो पार्टनरशिप कैन नॉट बी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर से पार्टनरशिप नहीं डिसॉल्व हो सकती। तो ये फर्क है किसमें? अब आप मेरे को अगर एग्जाम में
ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिख कर आओगे, इधर आओ सारे बच्चे, इसको याद करने का तरीका देखो आप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म डिसॉल्व होना एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मैडम क्या फर्क है, याद कैसे करना है? मेरे को एक बात बताओ, जब आप फर्म बनाते हो सबसे पहले फर्म का जब आप बिजनेस चालू करते हो सबसे पहले आप क्या ओपन करते हो, बुक्स ओपन करते हो, ठीक है? बुक्स ओपन नहीं करोगे तो कोई भी कोर्ट के पास चला जाएगा। तो सबसे पहले तुम धंधा चालू करोगे तो तुम बुक्स खोलोगे, ठीक है? आओ सबसे पहला पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बिजनेस का क्या हो जाता है, वाइंड अप। बिजनेस का क्या हो जाता है, फर्म बंद मतलब वाइंड अप। तो मुझे बताओ, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा, यहां पे डिसकंटिन्यू नहीं होगा, यहां पे वाइंड अप हो जाएगा, यहां वाइंड अप नहीं होगा, यहां पे बुक्स का फाइनल क्लोजर हो जाएगा, यहां पे फाइनल क्लोजर नहीं होगा। कोर्ट ऑर्डर पास करके फर्म डिसॉल्व कर सकता है, या कोर्ट के ऑर्डर से पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होती। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और मे नॉट डिसॉल्व द फर्म। अब पार्टनरशिप खत्म हो रही है, उसे जरूरी नहीं है फर्म डिसॉल्व हो। तो देखो आपको याद कैसे करना है, जब भी फर्म आप चालू करते हो कोई भी बिजनेस, तो सबसे पहले आप बुक्स ओपन करते हो, नहीं तो कोई भी कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है? तो बिजनेस चालू करने में सबसे पहले तुम बुक्स ओपन करते हो। फर्म डिसॉल्व मतलब बिजनेस का वाइंड अप, ठीक है? याद रहेगा, ओके? कभी कभी ऐसा एक छोटा सा डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, छोटा सा फर्क आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना। कभी भी फर्म का धंधा चालू करोगे तो पहले बुक्स खोलोगे, तो बिजनेस बुक्स नहीं खोलोगे तो कोई कोर्ट में चला जाएगा, और क्या होगा? अच्छा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट चालू करें, नेक्स्ट पॉइंट चलो। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में। अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने मेरे से ये पढ़ा फर्म को रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या होता है, पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा था। दूसरा पॉइंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कि भैया तुमने फर्म रजिस्टर की ही नहीं तो फिर क्या होगा, ये पढ़ा तुमने। तीसरा पॉइंट तुमने मेरे को पढ़ा, मेरे साथ पढ़ा, फर्म बंद होना और पार्टनरशिप बंद होना, इन दोनों में क्या फर्क है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या फर्क है। मैंने आपको क्या मेमोरी टेक्निक बताया, जब भी बिजनेस करोगे, फर्म कोई भी बिजनेस करेगी तो पहले बुक्स खोलेगी, बुक्स नहीं खोली तो कोई कोर्ट में चला जाएगा। तो 3 पॉइंट्स ऐसे याद रखोगे, ओके? चलो, अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म बंद होना मतलब धंधा ही बंद होना, बिजनेस ही बंद हो जाना, वाइंड अप ही हो जाना। तो कहता है देखो एवरीबडी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म कैसे डिसॉल्व होती है? कहता है एक तो कोर्ट के ऑर्डर से हो सकती है, एक बिना कोर्ट के ऑर्डर के भी हो सकती है। तो दोनों पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। फर्म डिसॉल्व कोर्ट के ऑर्डर से कब होगी, और बिना कोर्ट के ऑर्डर के भी हो सकती है क्या? हाँ, या तो कोर्ट बोल दे बंद करो, या बिना कोर्ट के बोले भी आपको फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। ये कब कब होता है? विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, देखो म्यूचुअल अग्रीमेंट द्वारा। फर्म में बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, जब सारे पार्टनर्स बोले फर्म बंद कर दो तो फिर करनी पड़ेगी म्यूचुअल अग्रीमेंट। अ फर्म में बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कहता है जब सारे पार्टनर्स बोले कि अरे यार नहीं 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 बंद कर देते हैं, तो फिर बंद करना ही पड़ेगा, कोर्ट ऑर्डर पास करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तो म्यूचुअल अग्रीमेंट द्वारा। दूसरा पॉइंट होता है बेटा कंपल्सरीली डिसोल्यूशन, आपको बंद करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी ही करना पड़ेगा। कब? जब आपके सारे पार्टनर्स या एक को छोड़कर सारे पार्टनर्स, ऑल एक्सेप्ट वन, या तो सारे या एक को छोड़कर सारे इंसॉल्वेंट हो गए। तो कोई उपाय है क्या? नहीं। इंसॉल्वेंट हो गए तो आपने पढ़ा था, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जिस दिन वो एडजुडिकेट हुआ है इंसॉल्वेंट, वो पार्टनर ही नहीं रहता है उस दिन से। तो कहता है या तो आपके सारे पार्टनर्स या एक को छोड़ के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर ऑन दी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई ऐसा इवेंट हुआ जिससे कि तुम्हारा बिजनेस ही अनलॉफुल हो गया। मान लो तुम अल्कोहल बेचते थे, कोर्ट ने ऑर्डर पास करके अल्कोहल बेचने को ही बैन कर दिया, तो ऑन दी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मेक्स योर बिजनेस अनलॉफुल, कोई ऐसी घटना इवेंट हुआ जिससे कि तुम्हारा धंधा ही अनलॉफुल हो गया, तो अब तुम्हें बंद ही करना पड़ेगा। लेकिन इस पे एक कैच है बेटा, क्या कहता है? अगर पार्टनरशिप फर्म कैरीज वन मोर देन वन बिजनेस,
अगर आपकी फर्म एक से ज्यादा काम कर रही है, मान लो एक तो आप अल्कोहल बेचते हो, दूसरा आप मान लो कोई दाल वगैरह भी बेचते हो, ठीक है, एक तो आप दाल बेचने का काम करते हो, एक अल्कोहल बेचने का काम करते हो। कहता है अगर आप एक से ज्यादा धंधा करते हो और अगर एक धंधा अनलॉफुल हो जाए, अल्कोहल बेचना अनलॉफुल हो गया पर दाल बेचना तो अनलॉफुल नहीं है, तो कहता है इट विल नॉट रिजल्ट इन डेसोल्यूशन ऑफ अनदर बिजनेस विच इज अनलॉफुल। कहता है आपका एक धंधा अनलॉफुल हो गया, इससे आपका दूसरा बिजनेस डिसॉल्व नहीं होगा, जो लॉफुल बिजनेस है वो डिसॉल्व नहीं होगा। कहता है इफ अ फर्म कैरीज मोर देन वन बिजनेस एंड इफ वन बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल दैट डज नॉट रिजल्ट इन डेसोल्यूशन ऑफ अनदर बिजनेस। आपका दूसरा धंधा तो चालू रहेगा, जो लॉफुल धंधा है वो तो चालू ही रहेगा, हाँ जो अनलॉफुल है वो तो बंद करना पड़ेगा, पर लॉफुल वाला चालू ही रहेगा, ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ कंपल्सरली कब डिसॉल्व होगा, जब इंसॉल्वेंट हो जाए तब, या फिर आपका कोई ऐसा इवेंट हो गया, ऐसी इवेंट हैपन हो गया जिससे आपका धंधा ही अनलॉफुल हो जाए, तो दैट इज विल रिजल्ट इन कंपल्सरी डेसोल्यूशन, ओके। ऑन दी हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टीजेंसी, बेटा कोई कॉन्टीजेंसी हो गई, मतलब पार्टनर्स की डेथ हो गई या पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। देखो अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो आपका बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है, फर्म डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर बचे हुए पार्टनर्स डिसाइड करके रखे अग्रीमेंट में कि अरे हमारे पार्टनर्स की डेथ भी हो गई ना, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट भी हो गया ना, तो हम बचे वाले काम करेंगे, बचे हुए पार्टनर्स काम करेंगे, तो फिर फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। अदरवाइज देखो अगर मैंने आपके साथ अग्रीमेंट में पहले ही डिसाइड कर रखा था कि हमारे 10 पार्टनर्स हैं, 10 में से अगर किसी की डेथ हो गई या कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो हम बचे वाले काम करेंगे, बचे हुए जो पार्टनर्स है वो काम करेंगे, तो फिर तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। पर अदरवाइज अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर आपने कुछ डिसाइड नहीं किया तो फर्म फिर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। या फिर आपने फर्म फिक्स्ड पीरियड के लिए बनाई थी और फिक्स्ड पीरियड एक्सपायर हो गया। देखो अगर आपने अग्रीमेंट में ये डिसाइड कर रखा था कि फिक्स्ड पीरियड के बाद भी हम हो सकता है काम कर ले, तो अलग बात है, फिर फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। पर हाँ अगर आपने फिक्स्ड पीरियड के लिए फर्म बनाई और वो फिक्स्ड पीरियड अगर खत्म हो गया तो फिर फर्म भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। या आपने फर्म बनाई थी वन और मोर एडवेंचर, आपने कोई एक काम करने के लिए फर्म बनाई थी, आपने फर्म बनाई थी एक बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग बन गई तो फिर फर्म भी बंद। तो कहता है फर्म आपने बनाई थी वन और मोर एडवेंचर के लिए और वो एडवेंचर कंप्लीट हो गया तो खत्म हो गया ना। तो कहता है अगर कोई कॉन्टीजेंसी हो जाए, जैसे कि फर्म फिक्स पीरियड के लिए बनाई या फर्म एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाई या पार्टनर की डेथ हो गई या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। देखो अगर आपने अग्रीमेंट में डिसाइड कर रखा है क्या कि डेथ के बाद भी हम चालू रखेंगे, इंसॉल्वेंसी के बाद भी हम चालू रखेंगे, जो बचे हुए पार्टनर है वो काम करते रहेंगे, या इस काम को करने के बाद भी हो सकता है हम फर्म को चालू रखें, तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। अदरवाइज ये सब होने से फर्म डिसॉल्व हो जाती है। एंड लास्ट बेटा क्या है, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल कब डिसॉल्व होती है, कहता है अगर पार्टनर रिटन नोटिस दे दे, अपना इंटेंशन बता दे टू डिसॉल्व द फर्म, तो पार्टनरशिप एट विल डिसॉल्व हो जाएगी। मान लो मैंने और किसी एक और आदमी ने मिलके पार्टनरशिप बनाई एट विल, तो अगर हम में से कोई भी रिटन नोटिस देके अपना इंटेंशन बता दे फर्म को डिसॉल्व करने का, तो फिर पार्टनरशिप एट विल डिसॉल्व हो जाती है। पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व करने के लिए कोई भी पार्टनर अगर रिटन नोटिस दे दे विद द इंटेंशन ऑफ डिसॉल्विंग द फर्म, तो फिर फर्म डिसॉल्व हो जाती है। अच्छा, रिटन नोटिस अगर मैंने दिया, अगर उसमें मैंने कोई डेट लिखी है कि 17 नवंबर से हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तो फ्रॉम दैट डेट फर्म शैल बी डिसॉल्व। पर अगर कोई डेट स्पेसिफाई नहीं की मैंने, तो फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, जो नोटिस की डेट है उस दिन से ही फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। कहता है मान लो मैंने रिटन नोटिस दिया, रिटन नोटिस में अगर कोई डेट बताई तो फिर उस डेट से फर्म डिसॉल्व होगी। पर कोई डेट नहीं बताई भाई, कोई भी डेट नहीं बताई, क्या नहीं बताई, तो फिर जिस दिन तुमने नोटिस दिया है फिर उस दिन से डिसॉल्व हो जाएगी। समझा? तो ये है डिसोल्यूशन। तो मुझे बताओ सारे बच्चे, क्या एक फर्म डिसॉल्व हो जाती है क्या विदाउट कोर्ट्स ऑर्डर? बिना कोर्ट के ऑर्डर के फर्म डिसॉल्व हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, 4 केसेस में। मुझे बताओ क्या है वो 4 केसेस। सबसे पहले म्यूचुअल अग्रीमेंट, या तो देखो सारे लोग म्यूचुअली आपस में अग्रीमेंट कर ले और बंद कर दे,
या फिर क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कंपल्सरी डेसोल्यूशन। कंपल्सरी मतलब या तो सारे इंसॉल्वेंट हो गए या आपका बिजनेस ही अनलॉफुल हो गया, ठीक है। तीसरा, कोई ऐसी इवेंट हो गया, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब कोई बेसिकली इवेंट तो क्या हो गया, मतलब बेसिकली अगर कोई कॉन्टीजेंसी हो गई, जैसे कि पार्टनर्स की डेथ हो गई, या फिर आपने फिक्स्ड पीरियड के लिए पार्टनरशिप बनाई थी वो खत्म हो गया, या पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए पार्टनरशिप बनाया था वो एडवेंचर कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट चीज क्या है बेटा, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो वो बंद हो जाएगा अगर आप क्या दे दो, अगर आप एक रिटन नोटिस दे दो जिसमें आप अपना इंटेंशन बता दो टू डिसॉल्व द फॉर्म। रिटन नोटिस स्पेसिफाइंग द इंटेंशन टू डिसॉल्व द फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, विदाउट कोर्ट्स ऑर्डर फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। सारे बच्चे समझ में आ गया, एवरीबडी, यहां तक सबको क्लियर है क्या, बिना कोर्ट के ऑर्डर के फर्म कब कब डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, ओके है। एवरीबडी, हैव यू ऑल अंडरस्टूड बेटा, क्या आप सबको समझ में आ गया क्या, अंडरस्टूड कि नहीं, मेरे को बता दो, फटाफट बता दो, एवरीबडी समझ गया कि नहीं समझा। चलो पहले मैं वेट करती हूँ, पहले तुम लोग आंसर करोगे। यहाँ पे पूरा क्रंच लिखा हुआ है, मैंने पूरा का पूरा क्रंच लिखा हुआ है। एवरीबडी, ये आपने पढ़ लिया बेटा, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट फर्म कब बंद हो जाएगी, बिना कोर्ट के ऑर्डर के, ये तुमने पढ़ लिया अभी, ठीक है। अब कोर्ट ऑर्डर पास करके भी फर्म बंद हो सकती है, कभी कभी कोर्ट भी ऑर्डर पास कर देता है क्या, यस, वो हम बुक से पढ़ेंगे, आ जाओ। उसके बाद मैं एक रिवीजन भी करवाऊंगी। सारे बच्चे, बच्चों जल्दी जल्दी बता दो, एक मिनट, यूनिट नंबर 3 पे चलें। डेसोल्यूशन बाय द कोर्ट, मैडम कोर्ट के ऑर्डर से कब फॉर्म बंद हो जाती है, चलो इसको पढ़ते हैं। कभी कभी कोर्ट बोलता है ये बंद करो भाई, फर्म खेल को खत्म करो, फर्म खेल को खत्म करो, फर्म बंद करो ये तमाशा, कोर्ट बोलता है डिसॉल्व करो। कब कोर्ट बोलेगा बेटा, एक एक करके पढ़ना। इनसैनिटी या अनसाउंड माइंड, पहले तो यहां से चालू करेंगे, देखो कहां से चालू करेंगे, यहां से, बॉडी में सबसे पहले दिमाग आता है, हेड है ना, तो देखो कोर्ट कब बोलेगा बंद करो, सबसे पहले हेड, हेड से स्टार्ट करो, हेड। अनसाउंड माइंड का हो जाए कब, कहता है वेर अ पार्टनर, व्हेन अ पार्टनर अदर देन द स्लीपिंग पार्टनर, अरे जो पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है वो तो वैसे भी एंगेज नहीं है ना धंधे में, तो कहता है स्लीपिंग पार्टनर को छोड़ के, मतलब जो एक्टिव पार्टनर है, अगर वो क्या बन जाए, अनसाउंड माइंड का बन जाए, PQRS, 4 पार्टनर्स थे, P अनसाउंड माइंड का बन गया, तो जो अदर पार्टनर्स हैं, जो दूसरे बचे हुए पार्टनर्स हैं, या जो पगले पार्टनर का दोस्त है, फ्रेंड ऑफ इनसेन पार्टनर, वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है टू डिसॉल्व दी फॉर्म। तो को फर्म क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, डिसॉल्व कर देगी फर्म को। तो कहता है अगर एक पार्टनर पगला हो जाए तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं या जो फ्रेंड है इनसेन पार्टनर का, वो जाके कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, फाइल कर सकता है एक केस टू डिसॉल्व दी फर्म। तो पहले हमने कहां से स्टार्ट किया, यहां से, ठीक है, ओके। तो अनसाउंड माइंड का अगर कोई पार्टनर हो जाए तो उसके बाद थोड़ा नीचे जाते हैं, परमानेंट इनकैपेसिटी, हाथ, किसी पार्टनर का दोनों हाथ चला गया, वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, दोनों हाथ चले गए, तो कहता है वेयर अ पार्टनर अदर देन द स्लीपिंग पार्टनर, ऑफ कोर्स वेयर अ पार्टनर other than the partner filing the suit has become permanently incapable of performing his duties as a partner। कहता है अगर एक पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, मतलब मेरे दोनों हाथ चले गए तो अब मैं कोई काम नहीं कर सकती, आई हैव बिकम इनकेपेबल टू परफॉर्म माय ड्यूटीज एज अ पार्टनर, देन कोर्ट क्या करेगी, फर्म को डिसॉल्व कर देगी। अगर दोनों हाथ चले गए तो, पहले तो मैंने बोला था माइंड, एक पार्टनर पगला हो गया, दूसरा परमानेंटली इनकेपेबल, जहां पे एक पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए, अब वो अपने ड्यूटीज नहीं कर पा रहा है, तो कोर्ट बोलेगा बंद करो।
ठीक है, उसके बाद क्या है, मिसकंडक्ट। अच्छा, मिसकंडक्ट, हेड से नीचे माउथ। अब मैं ना जब भी क्या करती हूँ, गाली गलोच करते रहता है पार्टनर, गलत गलत बातें बोलता रहता है, ऐसी बातें बोलता है जिससे कि बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, मतलब नॉट गुड, मिसकंडक्ट। तो हेड, हैंड्स, माउथ। माउथ मतलब मिसकंडक्ट, मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ, गलत गलत बातें बोलती रहती हूँ, लोगों को कुछ भी बोलती रहती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मिसकंडक्ट, इससे बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। कहता व्हेन अ वेयर अ पार्टनर अदर देन दी पार्टनर फाइलिंग द सूट, मतलब जो आदमी केस फाइल कर रहा है उसके अलावा जो दूसरा पार्टनर है, कहता है वो पार्टनर गिल्टी है ऑफ कंडक्ट विच अनरीजनेबली अफेक्ट्स द बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब मैं गिल्टी हूं, मैं कुछ इस तरीके का कंडक्ट कर रही हूं जिससे अनरीजनेबली धंधा खराब हो रहा है। यार फर्म, मैं गाली गलौज कर रही हूं बैठ के, तो अब मुझे बताओ जिससे फर्म का बिजनेस, कोई फर्म के साथ बिजनेस नहीं करना चाह रहा है, तो वेयर अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज अनरीजनेबली अफेक्टिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म का धंधा फालतू में खराब हो रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कोर्ट क्या बोलेगा, फर्म बंद कर दो, तुम फर्म चलाने के लायक ही नहीं हो, तुम फर्म बंद करो, कोर्ट में डिसॉल्व। ओके, उसके बाद क्या है, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है, कहता है देखो पहले क्या था, हेड, फिर क्या था, मिसकंडक्ट, फिर क्या है, परमानेंटली मैं इनकेपेबल हो गई, परसिस्टेंट ब्रीच करना। अब हाथ तो परमानेंटली इनकेपेबल, अब हैंड्स की बात करिए तो मैं ब्रीच कर रही हूं, मैं अग्रीमेंट को ब्रीच कर रही हूं। कहता है व्हेन अ पार्टनर विलफुली, जानबूझ के, कंटिन्यूसली, जानबूझ के, हर रोज क्या कर रहा है, ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। अब देखो पार्टनरशिप जब आप बनाते हो तो आपस में एक अग्रीमेंट एंटर करते हो ना, कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, तेरा राइट, तेरा ड्यूटी, ये सब होगा। अब एक पार्टनर जानबूझ के उस अग्रीमेंट को ब्रीच करता है, विलफुली कंटिन्यूअसली ब्रीच करे जा रहा है। ये अग्रीमेंट किसको लेके है, रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म, फर्म के कामकाज को लेकर, फर्म के कंडक्ट को लेकर, जो आपने अग्रीमेंट एंटर किया था शुरुआत में। कहता अगर एक पार्टनर विलफुली, जानबूझ के, कंटिन्यूअसली ब्रीच कर रहा है अग्रीमेंट, जो अग्रीमेंट आपने बनाया था फॉर मैनेजमेंट ऑफ द फर्म या फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कोई पार्टनर जानबूझ के उसे ब्रीच कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा फर्म। ठीक है, कोई भी पार्टनर अगर कोर्ट में जाएगा और बोलेगा कि देखो ये ब्रीच कर रहा है अग्रीमेंट, तो कोर्ट क्या करेगी, फर्म डिसॉल्व कर देगी। अच्छा मैम, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आता है, आप एम्बेजलमेंट कर रहे हो, एम्बेजलमेंट मतलब चोरी, चोरी आप ब्रीच कर रहे हो, ब्रीच करना मतलब क्या, ब्रीच करना तुम चोरी कर रहे हो, कीपिंग इरोनियस अकाउंट्स, गलत गलत अकाउंटिंग कर देते हो, चोरी करते हो, एम्बेजलमेंट कर रहे हो, एक तो इरोनियस, गलत अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, जितना कैश अलाउड है उससे ज्यादा कैश आप अपने आप होल्ड कर लेते हो, रेफ्यूजल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, पार्टनर्स आके आपको बोल रहे अकाउंट्स दिखाओ और आप दिखाते ही नहीं हो, तो रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट्स। तो मुझे बताओ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आ जाता है, चोरी करना, एम्बेजलमेंट जिसको बोलते हैं, इरोनियस अकाउंट्स रखना, कोई आके अकाउंट्स मांगे तो उसको दिखाना नहीं, जितना कैश अलाउड है मैं उससे ज्यादा कैश अपने पास होल्ड करती हूँ, तो ये सब तो अलाउड नहीं है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, ब्रीच कर रही हूँ, मेरे हाथ क्या कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, ब्रीच ब्रीच कर रहे हैं। ओके, तो मुझे बताओ मैंने स्टार्टिंग कहां से की थी, यहां से, अनसाउंड माइंड। अगर एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए तो कोर्ट बोलेगा बंद करो। मिसकंडक्ट, अगर मैं मिसकंडक्ट करती हूं और मेरे इस तरीके के बिहेवियर से अनरीजनेबली बिजनेस खराब हो रहा है फर्म का, तो कोई भी पार्टनर अगर अप्लाई करेगा कोर्ट डिसॉल्व कर देगी फर्म। परमानेंटली इनकेपेबल, मैं परमानेंटली इनकेपेबल हो गई, मैं अब अपने ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर पा रही, तो कोर्ट क्या बोलेगा, बंद करो। अच्छा हाथ की बात चल रही थी तो मैं ब्रीच कर रही हूं बेटा, ब्रीच, ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, आपस में जो अग्रीमेंट एंटर किया गया है रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, रिगार्डिंग बिजनेस, मैं उसे ब्रीच करती हूँ, तो फिर कोर्ट क्या बोलेगा, बंद करो। एंड आगे आगे बढ़ो, पहले इसे करो, कंटिन्यूअस एंड परसिस्टेंट लॉसेस, लॉसेस हो रहे हैं बेटा, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस। अब धंधा तुम कर रहे हो, फर्म का बिजनेस तुम कर रहे हो, बट कैनॉट बी कैरीड ऑन एक्सेप्ट लॉसेस इन फ्यूचर, आपको फ्यूचर में भी अब लॉस ही दिख रहा है, तो फिर काम करने का क्या मतलब। कहता बिजनेस ऐसा हो गया है फर्म का कि तुम पैसा तो कमा ही नहीं रहे हो,
बस लॉस ही लॉस किए जा रहे हो और फ्यूचर में भी लॉस ही लॉस दिख रहा है, तो कोर्ट बोलेगा बंद कर दो यार, क्यों लॉस कर रहे हो? वेयर द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कैरीड ऑन इन लॉसेस एंड इन फ्यूचर ऑल्सो यू आर सीइंग लॉसेस ओनली, देन कोर्ट वे डिसॉल्व द फर्म। अगर लॉस ही दिख रहे हैं तो परपिचुअल, मतलब आगे भी लॉस दिख रहे हैं, कंटिन्यूस लॉसेस दिख रहे हैं। अच्छा, अगर कोर्ट को क्या लगता है जस्ट एंड इक्विटेबल, कहता है वेयर कोर्ट कंसिडर्स एनी अदर ग्राउंड जस्ट एंड इक्विटेबल फॉर डिसॉल्विंग ऑफ द फर्म। कोर्ट को लग रहा है डिसॉल्व करना ही ठीक रहेगा, कोर्ट को ठीक लग रहा है, जस्ट मतलब ठीक लगना। कोर्ट इज कंसिडरिंग जस्ट एंड इक्विटेबल, कोर्ट को लग रहा है ये ठीक रहेगा फर्म को बंद करना। जस्ट एंड इक्विटेबल कब लगता है? जब डेडलॉक है मैनेजमेंट में, फर्म की मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो आपस में बातचीत ही नहीं करते, डेडलॉक है मैनेजमेंट में, पार्टनर्स आपस से बातचीत, ना तो मैनेजमेंट आपस में बात कर रही ना पार्टनर आपस में बात कर रहे, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, मतलब फर्म का जो फाउंडेशन है वो ही नहीं बचा, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम। गैम्बलिंग बाय पार्टनर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, एक पार्टनर पैसा लेके स्टॉक एक्सचेंज पे गैम्बल करता है, तो ये तो गलत बात है ना। तो कहता है देखो कोर्ट को लग रहा है कि ठीक यही रहेगा कि बंद कर दो। ठीक कब लगेगा ऐसा? जब मैनेजमेंट आपस में बात नहीं करती, पार्टनर्स आपस में बात नहीं करते, फाउंडेशन ही नहीं है फर्म का, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, एंड लास्ट क्या है? गैम्बल, पार्टनर गैम्बलिंग कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज पे जाके गैम्बल करने लग गया है, तो कोर्ट क्या बोलेगी? बंद करो। ठीक है, ओके। लास्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। मैडम ये क्या होता है? कहता है देखो वेयर अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड होल ऑफ हिज इंटरेस्ट टू अ थर्ड पार्टी, कहता है अगर एक पार्टनर ने ट्रांसफर कर दिया होल ऑफ हिज इंटरेस्ट टू थर्ड पार्टी और हैज अलाउड हिज शेयर to be charged or sold by the court for the recovery of arrears of land revenue due by him, court may dissolve the firm at instance of other partner। मतलब देखो दो लोग मिलकर काम कर रहे थे, पी एंड क्यू। पी ने उसका जितना भी इंटरेस्ट था 50% दोनों शेयर करते थे, पी ने ये अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट, होल ऑफ हिज इंटरेस्ट किसी तीसरे आदमी को, पी ने ये दीपिका को ट्रांसफर कर दिया, या पी ने कोर्ट को अलाउ कर दिया कि उसका जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको बेच के उसके लायबिलिटीज को चुका दिया जाए, तो ऐसे में क्यों जा सकता है कोर्ट के पास और बोल सकता है कि फर्म डिसॉल्व करवा दो। या जब एक पार्टनर अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो फर्म में है उसे किसी और को दे दे, तो फिर जो दूसरा वाला पार्टनर है वो कोर्ट में जाके बोल सकता है कि बंद करवा दो यार, मुझे भी नहीं काम करना। या फिर ये जो पी है वो क्या कर दे, कोर्ट को बोल दे कि मेरी सारी संपत्ति बेच के पैसा चुका दो। ठीक है, He's allowed his share to be charged, वो अलाउ कर रहा है कोर्ट को कि मेरा संपत्ति बेच के लैंड रेवेन्यू, मतलब मेरा संपत्ति बेच के मेरे जो भी लायबिलिटीज है, अरियर्स है, उसे चुका दिया जाए। तो ऐसे में दूसरा पार्टनर जाके बोल सकता है मुझे काम नहीं करना इसके साथ, बंद कर दो फॉर्म। ठीक है, ओके। तो सारे बच्चे मेरे को बताओ इधर आ जाओ, मैं ये खोल के रखती हूं। विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर से कब बंद हो जाएगा? अब तुम लोग स्क्रीन पे लिखा हुआ खुद रीड कर लोगे। चलो, स्टार्टिंग विद माइंड, अनसाउंड माइंड का हो जाए। माउथ, मिसकंडक्ट, आपका कंडक्ट ऐसा है कि इट इज अनरीजनेबली इफेक्टिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म। परमानेंटली इनकेपेबल हो गए आप अब अपना काम नहीं कर पा रहे हो, हाथ चल रहे, परसिस्टेंट ब्रीच कर रहे हो आप अग्रीमेंट का, पार्टनर विलफुली कंटिन्यूअसली ब्रीच कर रहा है अग्रीमेंट का। अग्रीमेंट का ब्रीच करना मतलब चोरी चकारी करना, झूठे अकाउंट्स मेंटेन करना, अकाउंट्स को दूसरों को ना दिखाना, जितना कैश अलाउड है उससे ज्यादा होल्ड करना। बिजनेस लॉस में चल रहा है, बिजनेस लॉस में चल रहा है, यू कैनॉट कैरी ऑन बिजनेस एक्सेप्ट इन लॉसेस। एंड कोर्ट को बेटा जब जस्ट एंड इक्विटेबल लगे, ठीक लगे कोर्ट को, मैनेजमेंट आपस में बात नहीं करती, पार्टनर्स आपस में बात नहीं करते, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, गैम्बल कर रहे हो आप स्टॉक मार्केट पे, पार्टनर्स फर्म का पैसा लेके स्टॉक मार्केट पे गैम्बलिंग कर रहे हैं, अरे ठीक बात है क्या? नहीं। या पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट पूरा का पूरा थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, या अलाउ कर दिया हिज शेयर टू बी सोल्ड फॉर द रिकवरी ऑफ अरियर्स, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट बंद हो जाएगा। सारे बच्चे मुझे बता दो, समझ गया? सारे बच्चे समझ गया? तो विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट यहां से स्टार्ट हुआ था, ये परमानेंटली इकेपेबल, ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, लॉसेस,
फिर 2 पॉइंट अलग से थे, जस्ट एंड इक्विटेबल एंड आपका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। चलिए जी, ओके। अब लास्ट में कुछ सेक्शन हमारे बचे हैं जिसको भी हम रीड कर लेंगे। 45, 46, 47, 48, 49। चलो चलो, अभी ब्रेक है, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम बचे हुए सेक्शंस करेंगे और पूरा का पूरा यूनिट 3 एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, सी यू इन 5 मिनट्स, ओके।
ऑलराइट, वी आर बैक। चलिए जी, ब्रेक के बाद से वापस से आ गए हैं। लेट्स गेट इट रोलिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या कर लिया बेटा, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 45 एंड 46 कर लेते हैं। चलो आ जाओ। सेक्शन 45 किसके बारे में बात करता है? अब कुछ बचा नहीं है यूनिट 3 में, थोड़ा सा पार्ट बचा है, उसको आप मेरे साथ पढ़ो। सेक्शन 45 कहता है, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर एनी एक्ट्स डन बाय एनी ऑफ देम, मतलब until public notice is given for dissolution। देखो, अगर आप फर्म को बेटा डिसॉल्व करते हो ना, अगर मैंने फर्म बंद कर दी तो मुझे फर्म बंद करने का पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस इज टू बी गिवन फॉर डिसोल्यूशन। जब तक कि हमने फर्म बंद करने के बाद अगर हमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो इवन आफ्टर डिसोल्यूशन पार्टनर्स लायबल रहेंगे थर्ड पार्टी को। मान लो PQRS हमारी एक फर्म थी, हमने ये फर्म बंद कर दी पर हमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। मान लो P ने बाद में जाके क्रेडिट पे माल खरीद लिया, कोई उधार पे माल खरीद लिया, फर्म बंद हो गई, फिर भी बोल के ऐसा क्रेडिट पे माल खरीद लिया, तो मुझे बताओ क्या QRS लायबल हो जाएंगे क्या? आंसर इज यस। कहता है अगर आपने फर्म को बंद करने का पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो इवन आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करने के बाद भी जो पार्टनर्स है वो लायबल रहेंगे थर्ड पार्टीज फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम। अगर कोई भी पार्टनर कोई भी काम करता है जाके फर्म बंद होने के बाद, तो उसके लिए दूसरे पार्टनर्स लायबल रहेंगे अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया डिसोल्यूशन का। ठीक है, ओके, दिस इज 45। 46 क्या बात करता है? राइट ऑफ पार्टनर। कहता है पार्टनर का यह हक है कि फर्म के एसेट्स को यूज करके लाइबिलिटीज पे की जाए फर्म की। कहता है ये पार्टनर का राइट है भाई कि फर्म में जो भी एसेट है उसे बेचा जाए और लाइबिलिटीज पे की जाए, और जो भी बेचने के बाद सरप्लस बचता है वो पार्टनर्स में डिवाइड किया जाए। मान लो बेचकर 10 करोड़ रुपया आया, फर्म की लाइबिलिटी थी 9 करोड़ रुपए की, तो जो बाकिया 1 करोड़ रुपया जो बाकी रह गया, ये जो सरप्लस है वो पार्टनर्स में डिवाइड किया जाए। तो कहता है हर पार्टनर का हक है कि फर्म के एसेट्स को पहले यूज करके फर्म के लाइबिलिटीज पे करे और जो बचा हुआ सरप्लस है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो। वेरी वेरी सिंपल। ओके, इस पे काफी सवाल कई बार आ जाते हैं 45 पे। ठीक है, ओके। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर भी एग्जाम में सवाल आता है। अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाता है? मान लो फर्म तो बंद हो गई, फर्म बंद हो गई, डिसॉल्व हो गई, तुमको पब्लिक नोटिस तो देना ही पड़ेगा, वो अलग बात है, पर अब अकाउंट्स को कैसे सेटल करना पड़ेगा? कहता देखो, जो भी फर्म में नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, कहता पहले ये नुकसान कहां से पे किया जाएगा? फर्स्ट फ्रॉम पास्ट प्रॉफिट्स। आपके पास जो भी पुराने सालों के प्रॉफिट्स बचे हुए हैं, पहले तो उसको यूज करके लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। सेकेंडली फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद क्या होगा? पार्टनर्स जो कैपिटल लाए थे उसको यूज करके लॉस को भुगतान करना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी लॉस बच जाता है, थर्ड, तो पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कहता है अगर मान लो फर्म बंद हो गई और फर्म में बहुत नुकसान है, लॉस है, तो सबसे पहले पास्ट प्रॉफिट्स को यूज किया जाएगा, उसके बाद भी लॉस बचता है तो पार्टनर्स का कैपिटल यूज किया जाएगा, उसके बाद भी बचता है तो पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ओके। एंड ये क्या कह रहा है? एसेट्स को कैसे यूज किया जाता है? मान लो एसेट्स, अब फर्म बंद हो रही है तो आप एसेट्स को बेचोगे क्या? हाँ, तो कहता है एसेट्स को बेच के पहले आप थर्ड पार्टीज का डेट सेटल करोगे, पेमेंट टू थर्ड पार्टीज। कहता है पहले आप क्या करोगे? थर्ड पार्टी को पेमेंट करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? पे टू पार्टनर्स एनी एडवांसेस बॉट इनटू फर्म बाय पार्टनर्स। अगर कोई भी पार्टनर ने फर्म के अंदर एडवांस दिया था तो पहले एडवांस का पैसा दिया जाएगा। अगर पार्टनर ने अपने कैपिटल के अलावा कोई एडवांस दिया था तो फिर इस एसेट को बेच के आप क्या करोगे? पार्टनर्स को उनका एडवांस रीपे करोगे। उसके बाद पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे की जाएगी और अगर कोई सरप्लस बचता है तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा। बहुत ही सिंपल, आप इसको ऐसे ही एग्जाम में लिखकर भी आ सकते हो। मेरे को बताओ सारे बच्चे, फर्म में अगर कोई नुकसान होगा तो पहला नुकसान, ये जो नुकसान है, पहले पास्ट प्रॉफिट्स को यूज किया जाएगा,
उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल को यूज किया जाएगा, फिर पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, और अगर मैडम ये जो एसेट्स बेचे जाएंगे सबसे पहले थर्ड पार्टी को रिपे किया जाएगा, फिर पार्टनर्स के एडवांसेस को रिपे किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल रिपे किया जाएगा, और उसके बाद अगर कोई सरप्लस बचता है तो फिर आप किसको दोगे, पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करोगे। तो इस तरीके से क्या होता है, अकाउंट्स को सेटल किया जाता है। ठीक है, इस तरह से अकाउंट्स को क्या किया जाता है, सेटल किया जाता है। ओके, आगे सेक्शन नंबर 49, वेरी सिंपल, वेयर देयर आर जॉइंट डेट्स ऑफ द फर्म। अगर मान लो फर्म के कुछ डेट्स हैं और पार्टनर्स के पर्सनली भी अपने सेपरेट डेट्स हैं, पार्टनर है, मेरे पर्सनली कुछ डेट्स तो हैं और मेरे फर्म के अंदर भी कुछ डेट्स हैं, तो कैसे चुकाया जाता है, कहता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके आप फर्म के डेट्स को पहले पे करोगे। मान लो मैं हूं, मैं एक फर्म में पार्टनर भी हूं और मेरे कोई पर्सनल डेट्स भी है और फर्म के भी बहुत सारे डेट्स है, तो पहले फर्म की प्रॉपर्टी जब आप बेचोगे तो पैसे आएंगे, तो कहता है पहले उससे फर्म के डेट्स पे किए जाएंगे, और अगर कोई सरप्लस बचेगा तो फिर आप अपने जो सेपरेट डेट्स है वो पे करोगे। प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर शैल बी यूटिलाइज्ड, और अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह है तो वो यूज की जाएगी पहले आपके सेपरेट डेट्स पे करने में, एंड देन फिर फर्म के डेट्स पे किए जाएंगे। कहता है फर्म की प्रॉपर्टी से पहले फर्म के डेट्स पे किए जाएंगे, फिर आपके सेपरेट डेट्स पे किए जाएंगे, और आपकी जो प्रॉपर्टी है पर्सनल, उससे आपके पहले जो आपके सेपरेट डेट्स है वो पे किए जाएंगे, फिर फर्म के डेट्स पे किए जाएंगे। तो ये होता है अगर एक आदमी के फर्म के अंदर भी कुछ डेट्स हो और खुद के भी कोई सेपरेट डेट्स हो, तो फिर कैसे यूज किया जाएगा, तो मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के पहले मेरे डेट्स पे किए जाएंगे, फिर फर्म के पे किए जाएंगे, फर्म की प्रॉपर्टी को बेच के पहले फर्म के डेट्स पे किए जाएंगे, फिर मेरे पर्सनल डेट्स पे किए जाएंगे। ठीक है, ओके, तो दैट इज योर सेक्शन नंबर 49। तो हियर वी मार्क कंप्लीशन ऑफ योर यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 होती है यहाँ पे खत्म। तो चलो आओ मेरे साथ इसको पहले वापस से रीड करो। चलो अब बेटा यूनिट नंबर 3 का एक क्विक रिवीजन, जो हमेशा मैंने यूनिट 1 का भी करवाया है, यूनिट 2 का भी करवाया है, अब मैं यूनिट 3 का भी एक क्विक रिवीजन करवाती हूँ। ये जो मैं क्विक रिवीजन करवाती हूँ, इनकी एक सेपरेट वीडियो बना के भी डाल दूंगी आप लोगों के लिए। कभी भी आपको पार्टनरशिप एक्ट अब रिवाइज करना होगा तो आप 40 मिनट में पूरा पार्टनरशिप एक्ट रिवाइज कर पाओगे उन मिनी रिविजन्स की मदद से। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। वही क्या हो गया, एक मिनट। ललित लेंगे बेटा, ऑडिट भी लेंगे। एक ही आदमी क्या क्या करेगा। आज यूनिट नंबर 3। तो चलिए जी, लेट्स बिगिन द मिनी रिवीजन ऑफ यूनिट नंबर 3। स्टार्ट करें। इस रिवीजन से आपका पूरा यूनिट 3 मात्र 10-15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। चलिए लेट्स गेट द सेशन रोलिंग। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, क्या फर्म को रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है क्या? नहीं, कंपल्सरी नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, पर करना चाहिए। देखो सरकार को बताना चाहिए आपने एक फर्म बनाई है। प्रोसेस क्या होता है रजिस्ट्रेशन का? कहता है कोई भी पार्टनर को पहले क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। कोई भी पन्ने पे एप्लीकेशन फिल नहीं करोगे, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में फीस के साथ आप एप्लीकेशन क्या करोगे, फिल करोगे और सबमिट कर दोगे। किसको? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को सबमिट कर दोगे। ठीक है, ओके। ये जो एप्लीकेशन होता है ना, ये जो आप रजिस्ट्रार को देते हो, इस एप्लीकेशन में आप बताते हो कि आपकी फर्म का नाम क्या है, आपके पार्टनर्स का जो है वो नाम क्या है, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, धंधा फर्म कहां बनाई है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, आपने कब पार्टनरशिप बनाई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पार्टनरशिप। तो आप ये सारी बातें इस एप्लीकेशन में डालते हो और रजिस्ट्रार को दे देते हो। ठीक है, रजिस्ट्रार आपकी सारी एंट्री अपने रजिस्टर में कर देता है। आपकी फर्म बन चुकी है, इसका एंट्री वो अपने
रजिस्टर में कर देता है और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देता है कि बधाई हो, तुम्हारी फर्म रजिस्टर हो गई। तो ये प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। कहता है आगे जाके मान लो आपने अपनी कभी फर्म का नाम बदल दिया, या आपने मान लो अपनी कभी कोई प्लेस ऑफ बिजनेस बदल दिया, या फिर आपकी फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया, मान लो कोई नया पार्टनर आ गया, एग्जिस्टिंग वाला रिटायर हो गया, आप कोई नया बिजनेस चालू कर दिए, तो कहता है कभी कॉन्स्टिट्यूशन अगर बदल जाता है, नाम बदल जाता है, या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस बदल जाता है, तो आपको फिर से रजिस्टर करवाना पड़ता है फर्म को। ठीक है, तो ये प्रोसेस है रजिस्टर का कि आप एक एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड फीस के साथ रजिस्ट्रार को देते हो, रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट दे देता है। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, कहता है देखो वैसे तो कंपलसरी नहीं है रजिस्टर कराना, पर करा लेना चाहिए भाई। और अगर आप डिले करोगे, फर्म को आपको 1 साल में रजिस्टर कर देना चाहिए, फर्म बनने के, कॉन्स्टिट्यूट होने के 1 साल में रजिस्टर कर देना चाहिए। और अगर नहीं करोगे तो देखो पेनल्टी तो लगे ही, 100 रुपया प्रति साल की पेनल्टी लगेगी, हर साल का 100 रुपया लगेगा। ओके, अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। देखो आप मतलब पार्टनर या फर्म थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी चाहे कोई भी कांड कर जाए तुम्हारे साथ, ब्रीच कर जाए कॉन्ट्रैक्ट का, तुम उसे सू नहीं कर पाओगे, पर हाँ थर्ड पार्टी तुम्हें सू कर पाएगी। आप रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते सेट ऑफ का। आपको सेट ऑफ का रिलीफ नहीं मिलेगा, मात्र 100 रुपए तक सेट ऑफ कर पाओगे। अच्छा, और आप क्योंकि पार्टनर हो एक अनरजिस्टर्ड फर्म के, तो आप ना कोई एक्शन नहीं ले सकते अपने को पार्टनर्स या फर्म के अगेंस्ट। तुम एक अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर हो, तुम ना ही अपने को पार्टनर फर्म किसी के ऊपर भी कोई एक्शन, तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत भी हो जाएगा तो तुम फर्म या को पार्टनर्स के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते हो। लेकिन हाँ कुछ चीजें वैसी की वैसी रहती है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया तो कुछ चीजें वैसी की वैसी ही रहेगी। नॉन रजिस्ट्रेशन से कुछ चीजें इफेक्ट नहीं होती, जैसे थर्ड पार्टी तुम्हें फिर भी सू कर पाएगा, तुम सेट ऑफ क्लेम कर पाओगे 100 रुपए मात्र का, तो तुम फिर भी सेट ऑफ क्लेम कर पाओगे। पार्टनर्स सू कर सकते हैं फॉर डेसोल्यूशन, इतना हक तो पार्टनर्स का है कि वो फर्म बंद करने के लिए सू कर सकते हैं। एंड टू सेटल द अकाउंट्स रियलाइज प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व फर्म, जो भी आपकी फर्म बंद हुई है उनकी प्रॉपर्टी को, उनके अकाउंट्स को सेटल करने के लिए वो सू कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एक पार्टनर का दिवालिया निकल गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो कोर्ट ने जो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया है, ऑफिशियल रिसीवर के पास पावर होता है टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। ऑफिशियल रिसीवर के पास एक पावर आ जाता है कि वो इंसॉल्वेंट पार्टनर की प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। पावर ऑफ द ऑफिशियल रिसीवर टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है, ओके, इतना तो ऑफिशियल रिसीवर, चाहे फर्म रजिस्टर ना भी हो तो भी ऑफिशियल रिसीवर आके प्रॉपर्टी आपकी निकलवा लेगा फर्म से। तो नॉन रजिस्ट्रेशन विल नॉट अफेक्ट दीज थिंग्स। अच्छा, फर्म और पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने में फर्क क्या है। पहला फर्क, अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो मतलब पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो रही है। हाँ, पर जरूरी नहीं है पार्टनरशिप अगर बंद हो तो फर्म बंद हो जाए, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो तो फर्म बंद हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, अब इसको याद करने का तरीका क्या है। फर्म अगर आप बनाते हो, फर्म का बिजनेस जब चालू करते हो, तो सबसे पहले आप क्या ओपन करते हो, बुक्स, है ना। नहीं तो अगर बुक्स ओपन नहीं करोगे तो कोर्ट तुम्हें पकड़ लेगा। तो मुझे बताओ बुक्स का क्या है, फर्म बंद हो रही है मतलब बुक्स फाइनल क्लोज हो रहे हैं, यहाँ पे फाइनल क्लोजर नहीं हो रहा है। बिजनेस का क्या हो रहा है, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा। अच्छा, बिजनेस डिसकंटिन्यू होना मतलब वाइंड अप हो जाना, तो यहाँ पे बिजनेस वाइंड अप हो जाता है, यहाँ पे वाइंड अप नहीं होता, यहाँ पे फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, बस फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, नया पार्टनर आ जाएगा या कोई छोड़कर चला जा रहा है पार्टनरशिप में, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, फर्म बंद नहीं हो रही। ओके, कोर्ट के ऑर्डर से भी कई बार फर्म बंद होती है, पर हाँ कोर्ट के ऑर्डर से पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होती। तो याद कैसे रखोगे, फर्म जब आप चालू करते हो, तो सबसे पहले बिजनेस में आप बुक्स खोलते हो, नहीं तो कोर्ट पकड़ लेता है तुमको। ठीक है, ये याद रखना, इससे तुमको डिफरेंस याद रहेगा। ओके, डेसोल्यूशन ऑफ फर्म कभी कभी बिना कोर्ट के ऑर्डर के भी डिसॉल्व हो जाती है, कोर्ट के ऑर्डर से भी डिसॉल्व हो जाती है। तो बिना कोर्ट के ऑर्डर के कब डिसॉल्व होगी, म्यूचुअल अग्रीमेंट, जब सारे पार्टनर्स आपस में कंसेंट दे दे फर्म को बंद करने का। कंपल्सरी डेसोल्यूशन मतलब कोई उपाय ही नहीं है, बंद ही करना पड़ेगा, जब सारे पार्टनर्स ऑल या एक को छोड़कर सारे या तो इंसॉल्वेंट हो जाए, या कोई ऐसा घटना घटित हो गया जिससे कि तुम्हारा धंधा ही अनलॉफुल हो गया। तो अब क्या उपाय है, बंद करना ही पड़ेगा, धंधा ही अनलॉफुल हो गया या पार्टनर्स ही इंसॉल्वेंट हो गए। अच्छा, उसके बाद पार्टनर्स
एक मिनट। ओके, पार्टनर अगर एक से ज्यादा बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, मतलब मैं 2 बिजनेस करती हूँ बेटा, एक अगर अनलॉफुल हो गया तो मैं जो लॉफुल वाला बिजनेस है वो तो कर ही सकती हूँ। एक बिजनेस अनलॉफुल हो जाने से जो लॉफुल बिजनेस है वो डिसॉल्व नहीं होगा। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। ओके चलिए, उसके बाद ऑन दी हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टीजेंसी, कुछ कॉन्टीजेंसी हो गई, जैसे पार्टनर डेथ हो गया या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर फिक्स्ड पीरियड के लिए पार्टनरशिप बनाई थी, फिक्स्ड पीरियड खत्म हो गया, या पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए काम करने के लिए, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए पार्टनरशिप बनाई थी, वो काम खत्म हो गया, तो फिर आपकी पार्टनरशिप आपको क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने अग्रीमेंट में कुछ और डिसाइड किया हुआ है तो अलग बात है, फिर बंद नहीं होगी, अदरवाइज इन कॉन्टीजेंसी से बंद हो जाएगी। अच्छा, और अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है तो आप कभी भी कोई भी पार्टनर रिटन नोटिस देके अपना इंटेंशन बता सकता है फर्म को डिसॉल्व करने का, और उससे पार्टनरशिप एट विल डिसॉल्व हो जाती है। ओके, अगर आपने नोटिस में कोई डेट बताई है तो फिर उस डेट से डिसॉल्व हो जाती है। अगर आपने कोई डेट नहीं बताई है तो जिस दिन तुमने नोटिस दिया है उस दिन से डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया कब पार्टनरशिप बिना कोर्ट के ऑर्डर के डिसॉल्व हो जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोर्ट के ऑर्डर से कब डिसॉल्व हो जाती है, बताओ। मैंने आपको क्या मेमोरी टेक्निक बताई थी, यहां से स्टार्ट करेंगे। पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया तो कोई भी दूसरा पार्टनर कोर्ट में जाके बोल सकता है फर्म बंद करो, पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया है। अच्छा, उसके बाद माउथ, माउथ मतलब तुम गलत बातें बोलते हो, मिसकंडक्ट करते हो, तुम्हारा कंडक्ट कुछ इस तरीके का है जिससे कि बिजनेस इफेक्ट हो रहा है फर्म का, तो कोर्ट बोलेगा फर्म बंद कर दो। थोड़ा और नीचे आओ, हाथ, तुम परमानेंटली इनकेपेबल हो गए, तुम अपने ड्यूटीज ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो अदर पार्टनर्स कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर रेजोल्यूशन। अगर तुम परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए, फिर तुम क्या करते हो, मैंने क्या बोला, ब्रीच, तुम ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट करते हो। ब्रीच करते हो मतलब तुम विलफुली, जानबूझकर, कंटिन्यूअसली ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट करते हो। जो अग्रीमेंट तुमने फर्म को मैनेज करने के लिए बनाया था, जो अग्रीमेंट तुमने बिजनेस कंडक्ट करने के लिए बनाया था, पार्टनर उस अग्रीमेंट को विलफुली, जानबूझ के ब्रीच करे, जैसे कि एम्बेजलमेंट करे, चोरी चकारी करे, गलत अकाउंट्स प्रिपेयर करे, दूसरों को अकाउंट्स शो करने से मना कर दे, ज्यादा कैश होल्ड करे, जितना अलाउड है उससे ज्यादा, तो कोर्ट बोलेगा बंद कर दो। या फिर बिजनेस लॉस के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा बिजनेस में, बिजनेस कैनॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट लॉसेस, लॉसेस ही लॉसेस है, तो फिर बंद करने में ही सही रहेगा, कोर्ट बोलेगा बंद कर दो। ठीक है, फिर क्या है, 2 पॉइंट, कोर्ट को ठीक लग रहा है बंद करना, कोर्ट को लग रहा है बंद करना ही ठीक है, जस्ट एंड इक्विटेबल ही रहेगा, बंद कर देना। डेडलॉक, मैनेजमेंट आपस में बातचीत नहीं करती, पार्टनर्स आपस में बातचीत नहीं करते, पार्टनर स्टॉक मार्केट पे जाके गैम्बलिंग कर रहे हैं, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, मतलब तुम्हारे फर्म का फाउंडेशन ही खत्म हो गया, लॉस ऑफ फाउंडेशन, तो ऐसे में कोर्ट बोलेगा बंद कर दो। या फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होली इन दी फर्म टू थर्ड पार्टी, आप मेरा जितना भी इंटरेस्ट था मैंने थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, या फिर मैंने कोर्ट को अलाउ कर दिया कि आप मेरे शेयर को बेच के मेरे लाइबिलिटीज को चुकता करो, तो दूसरा पार्टनर बोलेगा मुझे इसके साथ काम नहीं करना, वो जाके कोर्ट में अप्लाई कर देगा। अगर मैं मेरा पूरा इंटरेस्ट किसी और को दे दूं, या मैं कोर्ट को बोल दूं कि हाँ मेरे लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए आप मेरे प्रॉपर्टीज को बेच दो, तो बेसिकली दूसरा पार्टनर जाके कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। तो ये क्या होता है, कोर्ट के ऑर्डर से। तो मैंने यहां बोला था, यहां से पार्टनर पगला हो गया, मिसकंडक्ट कर रहा है, परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, ब्रीच कर रहा है एग्रीमेंट का, लॉस ही लॉस है, और फिर ये 2 पॉइंट्स। अच्छा, सेक्शन 45-46 आओ, कहता है देखो, अगर आप डिसॉल्व भी करते हो ना फर्म को, तो उसका पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। जब तक तुम पब्लिक नोटिस नहीं दोगे, इवन आफ्टर रेजोल्यूशन, तुमने अगर डिसॉल्व कर भी दिया पर पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो पार्टनर्स लायबल रहेंगे थर्ड पार्टी को फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम। कोई दूसरा पार्टनर ने जाके क्रेडिट पे माल खरीद लिया ना, तो तुम लायबल हो जाओगे। कहता है मान लो अगर तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया रेजोल्यूशन का, तो डिसॉल्व होने के बाद भी जो पार्टनर्स काम, तुम्हारे जो पार्टनर लोग बाहर जाके काम करेंगे, उसके लिए तुम लायबल ठहराए जाओगे। तो इवन आफ्टर डिसोल्यूशन पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू बी लायबल इफ यू नॉट गिवन पब्लिक नोटिस फॉर डिसोल्यूशन। ओके, 46 कहता है राइट्स ऑफ पार्टनर, कहता है पार्टनर का हक है कि फर्म के एसेट को बेचा जाए और फर्म के लाइबिलिटीज को चुकाया जाए, और अगर कोई सरप्लस बचे तो उसे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाए। ये मेरा हक है भाई, मेरा हक है, इसको बेच के लाइबिलिटी चुकाओ, बचाओ, मुझे दे दो। दिस इज राइट ऑफ पार्टनर। अच्छा, सेक्शन 48 क्या बोलता है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन।
अब फर्म अगर बंद हो रही है तो अकाउंट्स तो सेटल करने पड़ेंगे। कैसे सेटल होते हैं? कहता है अगर कोई लॉस है तो सबसे पहले लॉस कैसे चुकाया जाएगा? आपके पास्ट प्रॉफिट्स को यूज करके चुकाया जाएगा। उसके बाद भी अगर लॉस बचा तो पार्टनर्स कैपिटल लाएंगे, पार्टनर का जो कैपिटल दिया हुआ है उससे लॉस चुकाया जाएगा। उसके बाद भी अगर बच गया तो पार्टनर लोग पैसा लाएंगे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा मैडम, एसेट का क्या किया जाता है? एसेट बेच के पहले थर्ड पार्टी को चुकाया जाता है, फिर पार्टनर्स का जो एडवांस है, पार्टनर ने कैपिटल के अलावा जो एडवांस दे रखा है वो चुकाया जाता है, फिर पार्टनर का कैपिटल चुकाया जाता है और जो बचेगा रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, सेक्शन 9 क्या बात करता है? व्हेन देयर आर जॉइंट डेट्स ऑफ द फर्म। एक मिनट, हाँ, अगर मान लो एक पार्टनर है, उसका फर्म में भी बहुत सारा डेट्स है और उसके खुद के सेपरेट डेट्स भी है, तो कहते हैं वो कैसे चुकाए जाएंगे? कहता है फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके पहले फर्म के डेट्स को पे किया जाएगा, फिर जो पैसा बचेगा आपको मिलेगा, उससे आप अपने सेपरेट डेट्स पे कर सकते हो। और जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है पार्टनर की, उसको यूज करके पहले आपके जो पर्सनल डेट्स है वो पे किए जाएंगे और फिर फर्म के डेट्स को पे किया जाएगा। सिंपल। तो दैट इज ज्वाइंट डेट। अगर मेरे फर्म के अंदर भी डेट है, मेरे पर्सनल भी डेट है, तो मैं पहले कैसे चुकाऊं? फर्म के प्रॉपर्टी को बेच के फर्म के डेट चुकाओ, बचे हुए पैसे को यूज करके पर्सनल डेट चुकाओ। अब मेरे जो पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के पहले मैं अपने सेपरेट डेट्स चुकाऊंगी, फिर फर्म के डेट्स चुकाऊंगी। तो ये होता है सेक्शन 49 का कहना। ठीक है, चलिए जी। ओके, तो हियर वी मार्क एन एंड टू अवर यूनिट नंबर 3 एंड कल हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कल की क्लास ऐप पे होगी। कल की जो क्लास होगी बेटा वो ऐप के ऊपर होगी और हम ऐप के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट के क्वेश्चंस की। ओके एवरीबॉडी, सी यू, टाटा, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय।